हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एक फुल स्टैक डेवलपर बने। तो ये वीडियो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर का रोड मैप होने वाला है। तो ये वीडियो किसके लिए इंटेंडेड है? ये वीडियो उनके लिए इंटेंडेड है जो बिल्कुल बिगिनर है या इंटरमीडिएट है या थोड़े से एडवांस है। अगर कोई प्रो भी है तो भी वो ये वीडियो पूरा देख सकता है। मैं गारंटी करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे। तो ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होंगी, और इस वीडियो में बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल खतरनाक होने वाला है। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ होती है गिट, जिसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपना कोड गिट पे पुश करेंगे, गिटहब पे पुश करेंगे, तो वो इसी से होता है, गिट से। तो गिट पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है, इनका वेबसाइट है। इससे भी बेटर एक रिसोर्स है एटलेशियन। एटलेशियन गिट आप बस गूगल करिए, आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट है, यहाँ पे इसका पूरा पूरा रिसोर्स दिया हुआ है गिट का। यहाँ पे ज़्यादातर थ्योरी है। यहाँ पे एटलेशियन में उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से आप विजुअलाइज करें अपने माइंड में, और किस तरह से इसको पढ़ें, और उसको उसके कमांड भी, वो सब इधर एटलेशियन पे ज़्यादा है। तो बेस्ट रिसोर्स यही है गिट के लिए। गिट पढ़ना है आपको अगर। तो जब आपका वर्जन कंट्रोल हो गया, इसके बाद आप मूव कर सकते हैं गिट अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट में। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में दो चीज़ होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो सबसे पहले फ्रंट एंड से शुरू करते हैं। कोई भी इंसान फ्रंट एंड से ही शुरू करता है, क्योंकि सिर्फ बैक एंड बनाओगे तो क्या होगा, कोई देख ही नहीं पाएगा। तो फ्रंट एंड में जो फ्रंट एंड शुरू करते हैं पहले, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी करें, उसका फाउंडेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रंट एंड या बैक एंड, इसका फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद कुछ आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ्रंट एंड। तो वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड में तीन चीज़ होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन यही है। ये तो बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल डीप में आना चाहिए। तो उसके लिए HTML CSS पढ़ना है तो W3 स्कूल साइट पे जाओ, और यहाँ पे HTML CSS का सेक्शन है, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है HTML CSS, और इसमें डीप में आना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए हमेशा बिल्कुल रटा हुआ है तुमको। तो HTML CSS जब कर लिया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी तुम W3 स्कूल से ही कर सकते हो। HTML CSS के लिए कोई कोर्स रिकमेंड नहीं करूँगा। दिस इज़ इनफ, मोर देन इनफ। आगे और भी पढ़ना है तो जावास्क्रिप्ट में, तो मोजिल्ला की वेबसाइट है खुद की, उस पर जाकर पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद आता है ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। ये जो कोर्स है ये तुम पढ़ सकते हो, इनका है, किसी का भी है, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो इसमें जितना फ्रंट एंड पूरा स्टफ है वो पूरा तुम पढ़ सकते हो, और सही से बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ो पूरा, तो सही हो जाएगा। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट जब तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये बिल्कुल फाउंडेशन है। ये वीक है तो आगे कितने भी फ्रेमवर्क पढ़ लो, सारे के सारे वीक रहेंगे। और अगर तुम किसी भी इंटरव्यू में आगे जा रहे हो, समझो कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, तुमने उसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी मेंशन की है, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जेएस, स्वेल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेक्स्ट जेएस, और तुमको बेसिक ही नहीं पता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल, तो देयर इज जीरो चांस कि तुम आगे निकलोगे। जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं बड़े बड़े, उससे फंडामेंटल से हिट किया जाता है। और अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट तुमने रखे हुए हैं अपने रेज्यूमे में, जो एंगुलर से बनाया तुमने, रिएक्ट, व्यू, स्वेल्ट, नेक्स्ट जेएस, जिससे किसी से भी बनाया, कोई भी बड़ा बड़ा फ्रेमवर्क लेके बनाया है, फ्रेमवर्क से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन जो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो ये इस पर मैक्सिमम टाइम देना है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे। फिर इतना करने के बाद जब ये फंडामेंटल हो गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके बाद आता है CSS के फ्रेमवर्क्स। तुम मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी प्रोजेक्ट अगर बिल्ड कर रहे हो तो CSS की एक एक लाइन खुद नहीं लिखोगे। क्यों? सपोज करो कि यहीं पे तुमको देता हूँ मैं एग्जांपल, तुमको ये बॉक्स बनाना है। ये एग्जैक्ट बॉक्स बनाने के लिए तुमको शायद 100 लाइन्स और CSS लिखनी पड़ जाए। इसलिए हम यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क्स, CSS फ्रेमवर्क्स। तो CSS फ्रेमवर्क्स में भी अलग अलग कैटेगरी के फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे हमारे पास बूटस्ट्रैप है, ये कंपोनेंट बेस्ड CSS फ्रेमवर्क है।
तो हमारे पास CSS में डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, और भी होते हैं। तो बूटस्ट्रैप हमारे पास वन ऑफ दैट फ्रेमवर्क है जो कि कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो ये तो सब पढ़ते हैं, तो तुमको ही पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास एक और फ्रेमवर्क है सीमेंटिक्स UI। बहुत सारे बूटस्ट्रैप CSS के फ्रेमवर्क्स है, कुछ जो फेमस है वही तुमको बताया हूँ मैं। तो सीमेंटिक्स UI ये भी बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, ये पढ़ सकते हो बूटस्ट्रैप के बाद अगर मन हो तो, ऑप्शन है ये। फिर उसके बाद ये टेलविंड CSS है, ये एक यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क है। कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क और यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क का डिफरेंस ये होता है, कंपोनेंट में तुम्हारे पास प्री बिल्ड कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट में जैसे समझो तुमको कहीं पे कार्ड लगाना है तो बूटस्ट्रैप में तुमको कार्ड मिल जाएगा। टेलविंड CSS में तुम वो कार्ड खुद से बना सकते हो। यहाँ पे तुमको प्रॉपर्टीज दी जाती हैं कि फ्लेक्स करना है, उसको बैकग्राउंड ग्रे करना है, फिर राउंडेड करना है, ये सब यूटिलिटी, इसीलिए उसको बोलते हैं यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क। दोनों को थोड़ा पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कंपोनेंट बेस्ड है क्या यूटिलिटी बेस्ड है। यूट्यूब पे तुम डिफरेंस भी गूगल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप पढ़ लिया, ये ऑप्शनल है, ये भी पढ़ लो, रिकमेंडेड है, पढ़ सकते हो। फिर जब CSS के फ्रेमवर्क्स हो जाए, इसके बाद तुमको पढ़ना है CSS प्री प्रोसेसर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि CSS में खुद का कुछ स्ट्रक्चर लिखने का नहीं होता है। तुम किसी की दूसरे की CSS फाइल पढ़ोगे तो शायद तुमको उसमें स्ट्रक्चर ना मिले। उसमें वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट CSS में इतना अच्छा नहीं है, उसमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमारे पास CSS प्री प्रोसेसर होते हैं। तो फिर इसमें बहुत सारे प्री प्रोसेसर हैं। तो प्री प्रोसेसर होता क्या है CSS का? तुमने एक CSS प्री प्रोसेसर यूज़ किया, समझो सैस, तो सैस को तुम किसी डिफरेंट टाइप में लिखोगे, फिर उसके बाद तुम कंपाइल करोगे तो वो CSS तुमको मिलेगा। तुम लिख रहे हो सैस, तो तुमको कंपाइल करने पे मिल रहा है CSS। इसी को बोलते हैं CSS प्री प्रोसेसर। और इसके लिए तुम एक कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, सैस का खुद का एक सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी कंपाइल करने के लिए। तो फिर CSS प्रोसेसर पढ़ लिया तुमने, इसमें मैं रिकमेंड करूँगा सैस पढ़ लो, बहुत अच्छा है, बहुत फेमस भी है। तो सैस पढ़ने के बाद, इसके बाद तुम्हारा फ्रंट एंड का हो गया कंप्लीट, बेसिक फ्रंट एंड तुम्हारा कंप्लीट है। इसके बाद तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ कोई बढ़िया सा, खुद से ही कुछ भी सोच के, HTML CSS और वनीला जावास्क्रिप्ट में। CSS में तुम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट तुमको वनीला जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करनी है। जब इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारा बेसिक जितना भी है फंडामेंट, बेसिक फ्रंट एंड का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कोई भी मेजर प्रोजेक्ट सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट में नहीं बनाया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसमें, जैसे सिक्योरिटी इश्यूज़ और बहुत कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है, इतना मैनेज होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क्स, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। तो पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो है हमारे पास वो हैं, जो हमारे पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं वो हमारे पास हैं एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू। तो व्यू तो छोड़ दो, बहुत पॉपुलर है जो है एंगुलर और रिएक्ट। अब एंगुलर और रिएक्ट में तुमको कैसे चूज़ करना है वो तुम्हारा खुद का प्रेफरेंस है, कैसे भी चूज़ करो। मैंने एंगुलर किया था, मुझको बहुत अच्छा लगता है, तुम भी कर सकते हो। और बेसिक डिफरेंस एक बहुत बड़ा है कि एंगुलर फ्रेमवर्क है और रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। इसका मतलब क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो डालो, डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट मिल जाएगा। लेकिन एंगुलर बहुत अच्छा है, अगर तुमको बिना किसी थॉट के पढ़ना है तो एंगुलर पढ़ सकते हो। एंगुलर पढ़ना है तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है यूडेमी पे, मैक्सिमिलियन ने ये पढ़ाया है और बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें सब कुछ ही कवर है, मतलब एक्स्ट्रा भी है बहुत कुछ। तो इतना करने के बाद तुम्हारा फ्रंट एंड भी हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं बैक एंड पे। तो बैक एंड में तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैक एंड मैंने जैसे कि पहले बताया था कि किसी भी चीज़ का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जैसे फ्रंट एंड का फाउंडेशन HTML से जावास्क्रिप्ट वो स्ट्रांग नहीं है तो एंगुलर रिएक्ट पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से बैक एंड में भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बैक एंड डेवलपमेंट तुम Node.js में कर रहे हो तो उसके लिए तुमको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो ये बैक एंड पढ़ने का फ़ायदा नहीं। एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट जो है जावा के साथ यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग बूट पढ़ने के लिए तुमको जावा अच्छे से आनी चाहिए। एक और है जेंगो।
जेंगो है, पाइथन। पाइथन इसके लिए आनी चाहिए अच्छे से। और जेंगो में एक चीज़ बोलूँगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेता है बैक एंड डेवलपमेंट की। इसमें और अगर तुमको क्विक डेवलपमेंट करना है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बैकएंड बनाना है, बैकएंड का एडमिन भी बनाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जेंगो यूज़ करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्री बिल्ट हैं। फिर आता है गोलैंग। गोलैंग में बैकएंड डेवलपमेंट बहुत इजी है। इसमें बस तुम गोलैंग पढ़ लो, ये खुद ही एक लैंग्वेज है और खुद ही इसका बैकएंड बस एक मक्स राउटर होता है, उसको यूज़ करके आराम से तुम रेस्ट एपीआई बना सकते हो। ये गोलैंग में बस ये इंस्टॉल किया और रेस्ट एपीआई बनाना चालू कर दिया, तो गोलैंग बहुत ईजी है। तो चलिए अब बात करते हैं node.js। मैं अभी इसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए तुमको जावास्क्रिप्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट तुमने पढ़ लिया है। फिर इसमें अगर तुम node.js में बैकएंड कर रहे हो तो इसके लिए मैं कुछ कोर्सेज रिकमेंड कर सकता हूँ। ये सिंगल बेस्ट कोर्स है node.js के लिए। इसको पढ़ लो, पूरा node.js तुमको आ जाएगा। पूरा नहीं, मतलब पूरा तो कभी नहीं आएगा, लेकिन बेसिक सारे आ जाएंगे। फिर इसके बाद आता है डेटाबेसेस। तो जब तुमने बैकएंड पढ़ लिया, अभी तक तुम मॉक डेटा में समझो तुम कर रहे थे, अब तुमको वो डेटा पर्सिस्टेंट भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो डेटाबेस में भी डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं। टू मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस हैं, एसक्यूएल डेटाबेस एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो माई सीक्वल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसक्यूएल डेटाबेस है, तो ये पढ़ लो तुम। और इसको पढ़ने के लिए ये कोर्स है। इस कोर्स में बेसिक सारा है, बेसिक से इंटरमीडिएट और थोड़ा एडवांस स्टेप भी है इसमें। तो ये पढ़ लो पूरा। और फिर इसके बाद एक नो एसक्यूएल डेटाबेस भी पढ़ लो। ये ऑप्शनल है, माई एसक्यूएल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये वाला ऑप्शनल है। मोंगोडीबी नो सीक्वल डेटाबेस ऑप्शनल है। नो सीक्वल डेटाबेस में डिफरेंट टाइप के डेटाबेस है। मोंगोडीबी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है। किस लिए है, जब तुम ये पूरा मोंगोडीबी पढ़ोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा क्यों है ऐसा। फिर अगर तुमको मोंगोडीबी पढ़ना है तो इसके लिए ये मोंगोडीबी खुद की वेबसाइट है, मोंगोडीबी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जाके पढ़ो। इसमें तुम यहाँ पे डेवलपर कोर्स में जाओगे, तुमको टोटल 10 कोर्सेज मिलेंगे। तुमको सारे नहीं पढ़ना है। कौन कौन से? मोंगोडीबी बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। मोंगोडीबी का पावर जो आता है, मोंगोडीबी में दो तरह से आता है, मोंगोडीबी क्वेरी लैंग्वेज और मोंगोडीबी एग्रीगेशन फ्रेमवर्क। एग्रीगेशन फ्रेमवर्क इज मोर पावरफुल देन मोंगोडीबी क्वेरी लैंग्वेज। तो ये मोंगोडीबी एग्रीगेशन फ्रेमवर्क भी पढ़ना है। फिर इसके बाद जो तुमने लैंग्वेज चूज़ की है उसमें से पढ़ लो। समझो तुमने जावास्क्रिप्ट चूज़ किया तो मोंगोडीबी फॉर जावास्क्रिप्ट डेवलपर पढ़ लो। फिर उसके बाद डेटा मॉडलिंग पढ़ लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? डेटा मॉडलिंग कैसे करनी है ये नहीं आता है तो बहुत बेकार डेटा मॉडलिंग करोगे तुम। फिर अब हमने बैकएंड में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है, फ्रंटेंड में भी सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बैकएंड में, चलो उनसे बात करने से पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो फ्रंटेंड भी पढ़ लिया, बैकएंड भी पढ़ लिया। अब तुम कुछ वेबसाइट बनाने के, कोई प्रोजेक्ट बनाने के रियल वर्ल्ड का, तो फ्रंटेंड बैकएंड दोनों है, और तुम्हारी वेबसाइट बिल्कुल बेकार लगती है, इट लुक्स नथिंग बेटर देन शिट, तो उसमें तुमने कुछ भी किया है तो वो बेकार है। तो उसमें तुमको अगर डिज़ाइन की इंस्पिरेशन लेनी है तो उसके लिए दो साइट हैं, ड्रिबल और बिहांस। यहाँ पे तुम कुछ भी इंस्पिरेशन ले सकते हो कि किस तरह से मैं डिज़ाइन को अप्रोच करूँ। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके देख लिया हमने कि हमको हाँ इस तरह की साइट चाहिए, लैंडिंग पेज इस तरह का चाहिए, और ये इस तरह का कोई लैंडिंग पेज हमको बनाना है। हमको यहाँ से इंस्पिरेशन मिल गया है डिज़ाइन का। अब इसको कोड कर करके इसी तरह का हमने बनाने का प्रयास किया और बन गया। तो ड्रिबल और बिहांस ये दो साइट ऐसी हैं जहाँ से तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो। कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल इंस्पिरेशन लेनी है किस तरह से करना। फिर जब हमारा ड्रिबल और बिहांस हो गया है, इसके बाद समझो कि तुमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोचा। अब प्रोजेक्ट में एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी इन यूआई। समझो तुम अलग अलग जगह अलग चीज़ कॉपी कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो समझो तुम उसका डिज़ाइन बनाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट का पहले से ही पूरा, तो उसके लिए तुम 3 में से कुछ भी एक यूज़ करते हो तो कर सकते हो। एक फिग्मा है,
एक डिज़ाइन फ्रेमवर्क है, एडोब एक्सडी है, स्केच है। इसके सिर्फ मैक ओनली है, तो ये तो शायद बहुत लोग यूज़ ना कर पाएँ। तो इन तीनों में से कोई भी एक सही से सीख के यूज़ कर सकते हो। मैं जो रिकमेंड करूँगा फिग्मा पढ़ लो, बस आँख बंद करके काम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोलैबोरेशन बहुत ईजी है। एडोब जो है ये विंडोज़ और मैक के लिए है, इसके सिर्फ मैक के लिए है। ये ब्राउज़र पे चलता है फिग्मा, तो इसीलिए इस पर कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है। फिग्मा पढ़ लो, बस काम हो जाएगा। इसकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पढ़ सकते हो। और वन मोर थिंग, जितने भी कोर्सेज हैं शायद तुम जाके देख सकते हो, जितने मैंने बताया यूडेमी पे शायद जाके देख सकते हो। और जितने भी रिस्पेक्टिव लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर जब तुम्हारा डिज़ाइन हो गया, अब इसका एक और पार्ट आता है फ्रंट एंड में। ये जितना भी अभी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये पूरा ऑप्शनल है। ये बिहांस, ये फिग्मा वाला और एनिमेशन वाला ऑप्शनल है। मनो तो करो, नहीं मनो ना करो, लेकिन इससे तुम्हारी साइट में जान आएगी। तो एनिमेशंस के लिए पहले तो जो एक होता है CSS में एनिमेशंस होते हैं, वो तुम कर सकते हो। CSS एनिमेशंस, तुम CSS पढ़ोगे तो उसमें एनिमेशन जो होंगे वो तुम कर लोगे। इसके बाद बहुत सारे हमारे पास एनिमेशन के फ्रेमवर्क्स हैं CSS में और जावास्क्रिप्ट में भी। उनमें से एक बहुत पॉपुलर है GSAP, बीनस्टॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। ये तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा एनिमेशन वेबसाइट का इतना तगड़ा लगेगा, जैसे कि एक ये साइट GSAP में बनाई गई है। तुमको देख के लग रहा होगा कि ये कितनी तगड़ी साइट है, और ये सच में बहुत तगड़ी साइट है। देख रहे हो, ये तो ये मैं तुमको उत्साहित करने के लिए दिखा रहा हूँ, जिसमें तुमको कुछ अंदर से जोश आए और तुम बनाओ कुछ बढ़िया सा। तो ये साइट है GSAP में बनी हुई, तुम भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी है स्क्रोल रिवील, ये भी तुम पढ़ सकते हो। ये काम होता है, ये तो देखो स्क्रॉल करने रिवील हो रहा है, वो यही काम है इसका। तुम अपने किसी वेबसाइट में कंटेंट को स्क्रॉल करने पे रिवील करना चाहते हो, उसके लिए होता है। तो डिज़ाइन भी हो गया, एनिमेशन भी हो गया। तो अब आते हैं एक और चीज़ से बात करते हैं कि तुम किसी भी चीज़ में बैकएंड पढ़ रहे हो तो उस पर क्या क्या चीज़ मैंडेटरी, मतलब क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ तुमको पढ़ना है। तो सबसे पहले बैकएंड जब तुम पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ लिया, तो ये चीज़ देखो कि तुमने क्या ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ लिया है। तुमको उस लैंग्वेज में, उस फ्रेमवर्क में, समझो तुमने नोड में बैकएंड सीख रहे हो, तो तुम देखो क्या नोड JS को यूज़ करके तुम ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लेते हो, क्या तुम OAuth साइन इन लगा लेते हो, क्या तुमको सारे क्वेड ऑपरेशंस आ गए हैं। ये तो बेसिक, ये तो आना ही चाहिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आता है इमेज एंड फाइल अपलोड। फिर उसके बाद एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब समझो तुमको 10 फाइल अपलोड करनी है और यूज़र उधर वेट कर रहा है 10 मिनट के लिए, तो साइट का एक्सपीरियंस बहुत बेकार होगा। ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है, ये तो आनी ही चाहिए। तो क्या क्या मैंडेटरीली आना चाहिए? ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, OAuth साइन इन, क्वेड ऑपरेशंस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और इंटरमीडिएट लेवल में तुमको पढ़ सकते हो ये फाइल अपलोड। फिर इसके अलावा कुछ थोड़ा एडवांस स्टफ है जो तुमको टाइम मिले तो पढ़ सकते हो। पेमेंट्स कैसे लगाएं, पेमेंट्स और पेमेंट गेटवे कैसे लगाएं अपनी ऐप में, इसके लिए बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, जैसे स्ट्राइप, वो यूज़ कर सकते हो, बहुत फेमस है। पेटीएम का भी है, वो भी यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद ईमेल्स कैसे भेजें, ईमेल भेजने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है सेंडग्रिड, वो यूज़ कर सकते हो। OAuth के लिए भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और फिर रियल टाइम कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे तुम अगर कोई भी वेबसाइट बना रहे हो जिससे तुम नोटिफिकेशन देखते हो, तो वो होता है पुश नोटिफिकेशन, उसके लिए सॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन भेजना, चैट वाली ऐप बनाना, तो ये सब रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए तुम देख लो कैसे करते हैं अपने फ्रेमवर्क में। तो इसके लिए सॉकेट यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और तुम अपना देख लो किस में करते हैं, जिसमें तुम सीखे हो। तो बस इतना ही था, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो लेट मी नो व्हाट इज़ योर रिव्यू अबाउट दिस होल रोड मैप,
और अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है या तो मैं उसको कमेंट्स में पिन कर दूंगा और या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और सारे रेलिवेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा दूंगा। और अगर मुझको कुछ और याद आता है जो इसमें इस रोड मैप से रिलेवेंट है जो मैं भूल जाऊँ, तो और अगर सफिशिएंट क्वांटिटी होती है तो आई विल ट्राई टू मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस रोड मैप। Thank you. I hope you like this video, and if you like this video, please share it with your friends. It will help them. मानो तो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो ना करो, मन करो सब्सक्राइब कर लो, ना मन करो ना करो, तुम्हारी मर्जी। चलो बाय 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 बाय, हैप्पी दिवाली।